अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं, उमर अयूब साहब कहते हैं कि आइन और कानून की पासदारी के लिए मिलकर तहरीक चलाएंगे। असद कैसर साहब कहते हैं कि आइन मुअत्तल है और मुल्क बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। और ये तीनों हजरात और जमहूरियत के साथ खड़े होने की वजह से ये तीनों हजरात अब मुल्क में मिलकर एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इतना ज़रूर कह दिया है कि ये जो आपने पुरानी स्कीम बनाई हुई थी ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, ये काम नहीं करेगी। कुछ नया मतलब लेकर आए, PDM टाइप ना, कोई नई चीज़, कोई हैपनिंग चीज़ आप लेकर आए। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात कोई आज के नहीं, बेशुमार साल के हैं। और फजलुर रहमान साहब किस तरीके से एतमाद करने पर तैयार हो गए हैं तहरीक इंसाफ पे, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। असद कैसर साहब ने क्या गारंटीज दी हैं, क्योंकि माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलती थी तो मुज़ाकरात के लिए या किसी भी उसके लिए, जिस तरह हुकूमत बनाने के लिए MQM वालों ने बाद में कहा कि हमें तो धमकाया जाता था, हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने धमकाया था। इसी तरह तो बाकी पार्टीज के साथ भी, जो बलोचिस्तान में बाप पार्टी बनाई गई और उसके साथ भी जो ताउन था, उसके दरमियान इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग होते थे। तहरीक इंसाफ को जब अपने सर पर एक मुज़ाकरात का अमल करना पड़ा हुकूमत जाने के बाद, अदम एतमाद के बाद, तो वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। हालांकि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लोग गए थे, शाह महमूद, फवाद चौधरी वगैरह, उन्होंने फाइनलाइज सब कुछ कर लिया था, इंतखाबात की डेट भी फाइनल हो गई थी। लेकिन इमरान खान साहब, उनको समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो वो इस चीज़ पर नहीं माने। अब इमरान खान साहब के लिए आहिस्ता आहिस्ता अदालतों के बंद हुए दरवाजे खुलना शुरू हो चुके हैं। एक और दरवाज़ा संगीन गद्दारी के मुकदमे का उनके लिए खुला बलोचिस्तान हाई कोर्ट में, जहां साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कंजानी एडवोकेट साहब ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी। इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, शेर अफजल मरवत के साथ बड़े करीबी ताल्लुक है उनका, तो उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी और संगीन गद्दारी का जो मुकदमा था उसको खारिज करने की इमरान खान साहब के खिलाफ दरख्वास्त थी। हाशिम खान काकड़ और शौकत रक्षानी, दोनों जजेस का पैनल था, उन्होंने ये दरख्वास्त डिसमिस कर दी है और इमरान खान साहब अब गद्दार नहीं है। वैसे तो इस मुल्क का हर सियासतदान एक टाइम के बाद गद्दार होता है, लेकिन मसला ये है कि सियासतदान इस चीज़ से सबक नहीं सीखते। वक्त गुजर जाने के बाद वो ये गद्दारी का लेबल दूसरे के ऊपर चिपकाने पर लग जाते हैं। बहरहाल, अच्छा, इद्दत के दौरान निकाह का केस, उसका फैसला भी महफूज कर लिया गया और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो 7-7 साल कैद की सजा इमरान खान साहब और बुशरा इमरान साहिबा को दी गई थी, वो भी अब मुअत्तल होने जा रही है। और ऑब्वियसली ये सारे जो छोटे केस हैं, बड़ा केस तो 190 मिलियन पाउंड्स का ही केस है और तोशाखाना केस है, जिसमें सजाएं उनको आगे पीछे करना मुश्किल है। तो बाकी जो छोटे मोटे केसेस हैं उनको उड़ाया जा रहा है और मंसूर अली शाह साहब के आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में, मुल्क भर की हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के लिए रिलीफ का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंसूर अली शाह साहब अपने हलफ के लिए इतना ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं है, आराम से छुट्टियां गुजारने गए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिन ताकतों की वो मजबूरी हैं वो उनके हल्फ के रास्ते में आने वाले सारे कांटे चुन लें। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी वायरल हो रही है वो है अताउल्लाह तारड़ साहब की, उनकी एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रही है और उसमें वो, आप जानते हैं, शहबाज शरीफ साहब एक रोज़ा दौरे पर अमारात पहुंचे हुए हैं। तो अताउल्लाह तारड़ साहब भी वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात वहाँ मौजूद हैं और वो मोबाइल लेकर कैसे कैमरे से शहबाज शरीफ साहब के आगे पीछे, फ्रंट बैक, हर जगह से उनकी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, इसमें शहबाज शरीफ के आगे तो बड़े पॉइंट्स बन रहे हैं और चापलूसी में तो इनके ख़ानदान का कोई जवाब ही नहीं है। तो जाहिर है उनको पोर्टफोलियो दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, तो उनको बिल्कुल उसके पैसे तो हलाल करके दिखाने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनका बड़ा ही मजाक बना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी यही सब कुछ होता रहा, ये सब कुछ ही होता रहा। इमरान खान साहब को तो ऐसे लोग बहुत पसंद हैं और लाइट वगैरह तो वो खुद भी ठीक करवाने में बड़ी दिलचस्पी रखते होते हैं। तो ये बात है कि अगर आप नून लीग के सपोर्टर हैं ना, तो फिर आप कहेंगे वाह क्या ज़बरदस्त चीज़, और अगर आप PTI सपोर्टर हैं तो आप कहेंगे देखें जी ये क्या, देखें ना, हम चूँकि ये नून लीग का वजीर है तो ये किस तरह की घटिया हरकतें कर।
न्यूट्रल ओपिनियन ये है कि घटिया तो चलें छोड़ देते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से एक वफाकी वजीर के ओहदे के शान शान ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा कि बाकी सारे लोग अपनी बात कर रहे हैं और सारा एक प्रोटोकॉल के मुताबिक चीज़ चल रही है और बीच में से ताउला ताड़ा साहब वो अपनी वीडियोग्राफी शुरू कर दी। बहरहाल इस मुल्क में बड़े बड़े और मसले हैं जो मुंह खोले खड़े हैं और वो अभी तो आपको 1-2 साल बड़ा मज़े की चीज़ें नज़र आएंगी, जिस तरह 2014 में नवाज शरीफ ने आकर मुल्क का नक्शा बदल दिया था, लेकिन 2-3 साल बाद बेड़ा गर्क होगा। सेहत का शोबा, तालीम का शोबा पंजाब में आपने प्राइवेटाइज किया, क्या मिला? बैंकिंग को प्राइवेटाइज किया आपने, हर चीज़। आपको घर में गैस नहीं आ रही, आप सिलेंडर लाते हैं। बिजली के लिए लोगों ने सोलर लगवाए हैं, उस पर भी अब खैर वो नेट मीटरिंग का सिस्टम चेंज हो रहा है, उस पर भी टैक्स करना है। आपको बच्चे स्कूल में पढ़ाने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। पंजाब की ही मैं मेनली बात करूंगी, बाकी सूबों के बारे में तो जाहिर है उस तरह राय देना मेरे लिए नहीं मुमकिन। हेल्थ, सेहत का शोबा है, सरकारी अस्पतालों का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आज से 10 साल पहले यकीन करें इतना बेड़ा गर्क नहीं था। दवाइयाँ, ये जो शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने लोगों को लगाया ना इस चीज़ के ऊपर, फ्री दवाइयाँ। अब मरीज को चाहिए वो दवाई, कुछ और दवाई चाहिए, वो नहीं है। मैदे का कैप्सूल आ रहा है, पेन किलर आ रही है, लेकिन मरीज को फालिज से बचाने वाला वो इंजेक्शन वो नहीं है। पूरे पंजाब में 10 अस्पतालों में है, वहां अगर वो ना पहुंच सके शख्स, वो किसी पंजाब की दूर दराज किसी जगह पे बैठा हुआ है, तो वो क्या करे, मर जाए? एयर एम्बुलेंस मरीम नवाज साहिबा उसके लिए देंगे। एयर एम्बुलेंस जो है वो नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए इस्तेमाल होगी, क्योंकि अफोर्ड तो वही कर सकते हैं ना। तो बस शुबाजी की तरफ चलते रहो। ट्रांसपोर्ट को अच्छा आप देख लें। मुझे याद है कि बहुत बचपन में बसेस और ये छोटी वैन्स चला करती थी हुकूमत की तरफ से, और ऑब्वियसली उसमें इतने ज़्यादा उसका किराया नहीं होता था, आम लोग ज़्यादातर वही इस्तेमाल करते थे। और जो फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी लेबर क्लास बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज हैं ये 3-4 शहरों में, तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे होते थे और ऑब्वियसली उनको वफ़ायत शहरी भी उसमें होती थी, उनमें बचत भी होती थी। अब प्राइवेट क्या हर शख्स बाइक पे अपना पेट्रोल क्या इतना अफोर्ड करता है कि वो सुबह भी जाए काम पे, एक मजदूरी करने वाला या दिहाड़ी लगाने वाला शख्स। हर चीज़ को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, और अब जो चीज़ प्राइवेटाइज हुई है वो प्राइवेटाइज करने के बाद मेरा ख्याल है कि इस मुल्क का सर्वाइव करना मुश्किल। वो चीज़ है गंदम, वो चीज़ है कपास, वो चीज़ है ज़राअत। अब हमने अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, ख़ासतौर पे गंदम जो एक बुनियादी ज़रूरत है, वो भी अब हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दी है। वही खरीदेगा, वही स्टोर करेगा, वही कीमत तय करेगा कि मैंने किस कीमत पर बेचनी है। पहले आप पोल्ट्री माफिया को रोकते हैं, पहले आप बाकी चीज़ों को रोकते हैं। इस मुल्क में मुझे नहीं पता कि अगले 1-2 साल में आपको गंदम क्या अवेलेबल होगी भी कि नहीं आम शख्स के लिए, और उसके बाद इंपोर्ट की जाएगी। ये सारा धंधा शुरू हो चुका है। आम शख्स को इकट्ठे होकर, किसानों को, मजदूरों को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो हो सकता है 2-3 साल बाद गंदम, आज तो बहुत खुश है मरीम नवाज साहिबा कि 16 रुपए की रोटी करती, लेकिन हो सकता है अगले कुछ साल बाद ये 100 रुपए पे चली जाए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।